नमस्कार, शाम के 4 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं 4 का फायर। आपके साथ में हूं ज्योत्सना बेदी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको इस बुलेटिन में हम दिखाएंगे मैदानी इलाकों में लोग बेहिसाब बारिश और सैलाब के सितम से कैसे अजीज आ चुके हैं और कैसे लैंडस्लाइड ने पहाड़ के लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं दीपिका यादव। हेराल्ड केस में ईडी के एक्शन से राहुल गांधी आखिर क्यों टेंशन में आ गए हैं और क्या कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी ईडी के रडार पर हैं, आपको ये भी बताएंगे इस बुलेटिन में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। ईडी के एक्शन को लेकर सड़क से लेकर संसद तक कांग्रेस विरोध जता रही, हंगामा मचा हुआ है। सदन के अंदर कांग्रेस ने आज सरकार पर क्या आरोप लगाए और जवाब में कैसे बीजेपी ने पलटवार किया, ये भी हम आपको दिखाएंगे। नमस्कार, खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति मिश्रा। आपको आज बताएंगे रूस यूक्रेन की जंग का लेटेस्ट अपडेट क्या है, रूस पर काउंटर अटैक के लिए यूक्रेन ने अब किस नए हथियार को लॉन्च किया है, पूरी खबर होगी आपके सामने। लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक की 50 हेडलाइंस पर। लखनऊ में हिराज की बिल्डिंग में बियर शॉप, हार्डवेयर की दुकान में बियर शॉप देखा गया। हिराज बिल्डिंग का नाम नेहरू मंजिल। पटना में हिराज की बिल्डिंग में झुग्गी झोपड़ी, बिहार कांग्रेस का दावा, संपत्ति पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है। नेशनल हिराज को लेकर बड़ा खुलासा, मुंबई में एजेएल ने किराए के लिए लगाए पोस्टर को अब हटा दिया गया है। हिराज हाउस पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे, यंग इंडियन दफ्तर सील होने के बाद पहुंचे खड़गे, कहा मुझे ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। खड़गे को बुलाने पर जयराम रमेश का सरकार पर हमला, राज्यसभा में विपक्ष के नेता को संसद सत्र के दौरान ईडी का समन। 12:20 पर खड़गे संसद से निकले, निचले स्तर पर पहुंची मोदी शाही का उदाहरण उन्होंने कहा। संसद पहुंचने के बाद बोले राहुल, मैं मोदी से बिल्कुल नहीं डरने वाला, प्रदर्शन की इजाजत ना मिलने पर बोले रोकिए, रोक कर दिखाइए। कांग्रेस दफ्तर के बाहर बैरिकेडिंग पर बोले राहुल गांधी, और बैरिकेडिंग लगा ले, सच्चाई को बैरिकेड नहीं किया जा सकता। यंग इंडियन ऑफिस सील होने पर राहुल गांधी का बयान, हम प्रधानमंत्री से डरते नहीं, पीएम को जो करना है कर लें। ईडी की कार्रवाई पर राहुल गांधी ने कहा, ये हम पर प्रेशर बनाने की कोशिश, हम खड़े रहेंगे, फर्क नहीं पड़ता। नेशनल हेराल्ड केस पर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, संबित पात्रा ने कहा कांग्रेस न लड़ सकती है न भाग सकती है, देश का कानून सबके लिए बराबर है। आरएसएस पर राहुल के सवाल पर बीजेपी का पलटवार, न भारत के सवाल पर बोले संबित पात्रा, तिरंगा पर राजनीति बंद करे कांग्रेस पार्टी, तिरंगा दल का नहीं बल्कि देश का है। हर घर तिरंगा यात्रा पर राहुल गांधी का ट्वीट, कहा कि 52 साल तक तिरंगा न फहराने वाले मुहिम चला रहे हैं, मुहिम चलाने वाले देशद्रोही संगठन से निकले हुए हैं। तिरंगा न फहराने के राहुल गांधी के आरोपों पर संघ का पलटवार, प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर ने यह कहा कि ये सवाल वो उठा रहे हैं जो खुद बंटवारे के लिए जिम्मेदार है। आरएसएस ने कहा कि ऐसी चीजों पर सियासत नहीं होनी चाहिए, हमने पहले ही हर घर तिरंगा का समर्थन किया है। तिरंगा विवाद पर आरएसएस पर ओवैसी का हमला, ट्वीट कर कहा कि आजाद भारत में आरएसएस ने तिरंगे को नहीं अपनाया, हमेशा हिंदू राष्ट्र की मांग करता रहा। टाइम्स और नवभारत से बोले आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार, ओवैसी कांग्रेस झूठ बोलते हैं। तिरंगे को लेकर के सुप्रिया श्रीनेत का बीजेपी पर तंज, कहा कि पहले गांधी और फिर तिरंगे का अपनाना पड़ा, एक दिन नेहरू को भी अपनाएंगे, सत्य की ताकत देखते जाओ। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का ट्वीट, आरएसएस ने तिरंगे को हमेशा अपमान किया है और अब तिरंगा लगाने का गुप्त एजेंडा क्या है वो ही बता सकते हैं। राकेश सिन्हा ने कहा कि राहुल गांधी उस संगठन से आते हैं जो कि देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार है, राहुल को इतिहास बोध नहीं है। राहुल गांधी पर प्रहलाद जोशी का पलटवार, कहा कि देश ने आरएसएस की विचारधारा को स्वीकारा, इसीलिए 4 सीट से इतनी ज्यादा सीट तक पहुंच गए। संजय राउत की ईडी की कस्टडी बढ़ाई गई, कोर्ट ने 8 अगस्त तक राउत को ईडी कस्टडी में भेजा। नवभारत के पास अर्पिता से मिले सोने की डिटेल, सूत्रों के मुताबिक ईडी ने दी लगभग 5 करोड़ के गोल्ड की डिटेल्स, बेलघरिया के फ्लैट से मिले थे सोने के गहने। कोलकाता में शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में छापेमारी के लिए एक अपार्टमेंट पहुंची ईडी की टीम, ओम झुंझुनवाला के नाम पर रजिस्टर्ड है बिल्डिंग। सीएम सोरेन के सलाहकार अभिषेक प्रसाद पहुंचे ईडी दफ्तर, लगातार दूसरे दिन अभिषेक से पूछताछ, अवैध खनन मामले में अभिषेक से पूछताछ। हर घर तिरंगा अभियान के बीच दिखी बेहद खूबसूरत तस्वीरें, तिरंगे झंडे पर राष्ट्रीय पक्षी मोर के बैठे होने की तस्वीरें वायरल, आईटीबीपी के जवान गंभीर चौधरी ने खींची तस्वीरें। सूरत में हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल कार्यक्रम में हुए शामिल। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के दौरान सूरत में बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग, हजारों की संख्या में लोगों ने लहराया तिरंगा। 15 अगस्त से पहले खुफिया एजेंसियों का अलर्ट, आईबी ने दिल्ली पुलिस को अलर्ट रहने का निर्देश दिया, लश्कर जैश जैसे कट्टरपंथी ग्रुप खतरे का अलर्ट।
खुफिया एजेंसियों के अलर्ट में शिंजो आबे की हत्या का जिक्र, लाल किले पर एंट्री के नियम सख्त करने के निर्देश, उदयपुर और अमरावती की घटना का भी जिक्र। जम्मू कश्मीर में बड़े आतंकी हमले का अलर्ट, यूएवी और पैराग्लाइडर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं आतंकी संगठन। वहीं राजस्थान के सिरोही में तेज बहाव में बही एक ऑटो और बाइक, ऑटो चालक और मोटरसाइकिल सवार का रेस्क्यू किया गया। जयपुर में बरसात के कारण सड़कों पर भरा लबालब पानी, जल जमाव की वजह से लोगों की आवाजाही में लोगों को परेशानी हो रही है। मोटरसाइकिल, कारें सब पानी में डूबे हुए हैं। जयपुर में भारी बारिश के कारण सड़क बनी दरिया, कई जगहों पर पानी भरने से ट्रैफिक जाम। जयपुर में जल निकासी के नगर निगम के दावे फेल नजर आ रहे हैं। सड़कों पर पानी भरने से लोगों को परेशानी होती है। कालका शिमला रेलवे पर टला बड़ा हादसा, पटरी पर पत्थर गिरने से ट्रेन का इंजन फंसा। धौलपुर में मचकुंड में नदी में डूबे 2 युवक, हेड कांस्टेबल ने कूदकर एक युवक को बाहर निकाला, दूसरे युवक की तलाश जारी। केरल के 8 जिलों में आईएमडी का रेड अलर्ट, 5 जिलों में भारी बरसात का ऑरेंज अलर्ट। केरल के कन्नूर में भारी बरसात के बाद भूस्खलन की घटना, कई इमारतों को पहुंचा नुकसान। मुंबई के अंधेरी में लगातार हो रही बारिश के कारण सबवे में भरा पानी, बरसात के कारण सड़कों पर पानी भरने से लगा लंबा जाम। यूपी के हरदोई में सामने आया लव जिहाद का मामला, पहचान छिपाकर छात्रा से दोस्ती की, फिर डरा धमकाकर दुश्मनी की। चीन लगातार कर रहा है उकसावे की कार्रवाई, ताइवान के करीब अब चीन ने सैन्य अभ्यास के दौरान दागे मिसाइल। ताइवान के करीब पिंगटन द्वीप के ऊपर उड़ान भर रहे हैं चीन के हेलीकॉप्टर, पिंगटन में युद्धाभ्यास कर रहा है चीन। सैन्य अभ्यास के दौरान चीन कर रहा है हेवी फायर आर्म्स का इस्तेमाल, ग्लोबल टाइम्स ने वीडियो जारी किया है। बात अगली खबर की करते हैं, जहां ताइवान के करीब जारी है चीन का सैन्य अभ्यास। युद्धाभ्यास में शामिल एडवांस वॉर प्लेन्स पीएलए ने जारी किया वीडियो। चीन का ऐलान, ताइवान के आसपास अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास करेगा। सैन्य अभ्यास के दौरान चीन करेगा फायर ड्रिल। कॉमनवेल्थ गेम्स की अंक तालिका में 7वें नंबर पर पहुंचा भारत। भारत के हिस्से में इस वक्त 5 गोल्ड, 6 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज समेत कुल 18 मेडल हैं। रजत पदक जीतने के बाद तुलिका मान का बयान, का मेरे तिरंगा सबसे ऊपर होना चाहिए था। एशियन गेम्स और ओलंपिक के लिए करूंगी पूरी तैयारी। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को पुरुषों के लॉन्ग जंप में मेडल, तेजस्विन शंकर ने कांस्य पदक अपने नाम किया। कांस्य पदक जीतने पर तेजस्विन शंकर का बयान, का मेडल जीतकर मैं बहुत खुश हूं, मुझ पर विश्वास दिखाने वालों का शुक्रिया। कॉमनवेल्थ गेम्स में वेट लिफ्टर गुरदीप सिंह को कांस्य पदक, 109 किलो वर्ग में मेडल जीता। और अब रुक इस वक्त की बड़ी खबर का, संजय राउत की पत्नी को लेकर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने संजय राउत की पत्नी को समन भेजा है। ईडी ने देखिए वर्षा राउत को समन भेजा है। पैसे के लेन देन को लेकर यह समन भेजा गया। प्रवीण राउत के भेजे गए पैसे को लेकर यह समन भेजा गया है। अब वर्षा राउत से भी सवाल जवाब का दौर लंबा चलेगा। वर्षा राउत, संजय राउत की पत्नी, प्रवीण राउत के और वर्षा राउत के बीच ट्रांजैक्शन के जो सबूत हैं वो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम के हाथ लगे हैं और अब वर्षा राउत को भी समन ईडी की तरफ से भेज दिया गया है। पैसों के लेन देन पर पूछताछ ईडी करने वाली है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संजय राउत की पत्नी को ईडी का ये समन। जब संजय राउत से पूछताछ हो रही थी तभी इस बात की कंफर्मेशन हो चुकी थी कि कई ऐसे करीबी हैं संजय राउत के जिसको समन भेजा जा सकता है, पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। ऐसे में सबसे ज्यादा करीबी उनकी पत्नी को समन भेजा है, पूछताछ के लिए बुलाया गया है। पैसों के लेन देन को लेकर के इनका भी इसमें उतना ही इन्वॉल्वमेंट है। ईडी हर एक सवाल उनसे पूछेगी। तो 8 अगस्त तक ईडी की हिरासत में संजय राउत भेजे गए हैं और जो कॉपी हमने आपको दिखाई थी रिमांड की, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि ईडी की टीम ने ये कहा कोर्ट के सामने कि क्योंकि संजय राउत की जो पत्नी है वर्षा, उनके भी अकाउंट में ऐसे ट्रांजैक्शन पाए गए हैं, बैंक से डिटेल्स मंगवाई गई हैं, कई और लोगों को समन भेजा गया है, जो प्रॉपर्टी के असली मालिक हैं अलीबाग वाली प्रॉपर्टी के, उनको भी बुलाया गया है। ऐसे में अब जांच का दायरा और तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और सवाल जवाब तेजी के साथ किए भी जाएंगे इन सभी से। लिहाजा ईडी की कस्टडी को बढ़ाना जरूरी था और उसके बाद ही उनकी कस्टडी को 8 अगस्त तक के लिए बढ़ाया गया है। तो इस पूरे मामले में अब जिस तरह से वर्षा राउत को भी ईडी ने समन जारी किया है, चलिए ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। संवाददाता शिवानी मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शिवानी, इससे पहले भी वर्षा राउत का नाम सामने आ चुका था, लेकिन ना संजय राउत ने जवाब दिया था ईडी को, ना वर्षा राउत ने। लेकिन जिस तरह से शिकंजा कसा गया है, अब फिर रडार पर है वर्षा, उनको कब तक जवाब देने के लिए कहा गया है?
देखिए, फिलहाल कोर्ट रूम की भी बात की जाए तो आज हमने साफ तौर पर देखा कि ईडी ने कोर्ट के समक्ष अपनी कई डेट्स को रखा था कि 5 अगस्त, 6 अगस्त और 8 अगस्त के दिन कई अन्य लोगों को इस पूरे मामलात में जो है समन भेजे गए हैं, तलब किया गया है, जिसमें कुछ प्लॉट्स के ओनर भी हैं जिनके साथ संजय राउत की प्रॉपर्टी की डीलिंग्स हुई हैं अलीबाग को लेकर। हालांकि इस बीच में आपको याद दिला दें, जिस दिन संजय राउत के घर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम सर्चेस कर रही थी, रेड्स कर रही थी 30 जुलाई के दिन, उस वक्त भी वर्षा राउत जो है उनके साथ कुछ घंटों तक पूछताछ की गई थी पैसों के लेन देन को लेकर, पत्राचाल को लेकर। इसके पहले भी प्रवीण राउत जो फिलहाल अभी जेल के अंदर है, इसी पूरे पत्राचाल मामले में और मॉनिटरी ट्रांजैक्शन को लेकर, पैसों के लेन देन को लेकर वर्षा राउत ने 2020 के सामने इसी ईडी दफ्तर के सामने आकर अपने स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग भी कराई है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अब जब ईडी ने इन्वेस्टिगेशन की है पूरी तरह से और ईडी के हाथों में पुख्ता सबूत है कि न सिर्फ प्रवीण राउत के अकाउंट से वर्षा राउत के अकाउंट में कई लाखों रुपए आए हैं, बल्कि कई अन्य भी ऐसे अननोन बैंकिंग अकाउंट्स हैं जिसके अंदर से वर्षा राउत के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। साफ तौर पर इसीलिए ईडी इसकी जांच करना चाहती है कि क्या ये पैसे जो प्रवीण राउत के अकाउंट से आए हैं वो वही करप्शन के पैसे हैं जो पत्राचाल से कमाए गए हैं उस स्कैम से, और ये जो अन्य लोग हैं इनका आखिर क्या रोल होता है वर्षा राउत के साथ। क्योंकि यही सेम सवाल जब संजय राउत से भी पूछे गए थे तो इन सारे सवालों के जवाब संजय राउत के पास नहीं थे, जिसको देखते हुए अब सबसे बड़ी बात यह है कि आज ईडी को एक्सटेंशन मिला है संजय राउत का। संजय राउत का एक्सटेंशन ऑलरेडी एक तरीके का सेटबैक है। दूसरी जगह ये कि कल ही के दिन हमने अपने दर्शकों को बताया था कि 3 करोड़ रुपए कैश जो है वो संजय राउत द्वारा दिया गया था एक प्लॉट के ओनर को जमीन की पूरी खरीदी और लेन देन के लिए। तो इन्हीं सारे सवालों के जवाब के बीच में अगर वर्षा राउत की एंट्री इस पूरी पिक्चर में होती है तो जिस मनी ट्रेल की बात ईडी लगातार करती आ रही है, जिसमें प्रवीण राउत, वर्षा राउत, माधुरी और साथ ही साथ संजय राउत जुड़े हुए हैं, इन सारे लोगों के जो लिंक्स हैं उनका खुलासा होगा। और ये जो अन्य लोग हैं, क्या ये वो ओनर्स हैं जिनके अकाउंट से वर्षा राउत के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए गए? उनकी पत्नी वर्षा से भी शिवानी पूछताछ होगी, उन्हें समन भेजा गया है, कई और लोगों को भी अब बुलाया गया है और उनसे भी सवाल जवाब किए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शिवानी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे कुदरत के कहर की। हिमाचल के कालका से केरल के कोट्टायम तक ये कहर जारी है। कालका में पहाड़ टूटकर रेलवे ट्रैक पर गिरा तो कोट्टायम में कैसे सड़क अचानक खाई में तब्दील हो गई, देखिए पूरी रिपोर्ट। आधे हिंदुस्तान में कुदरत का कोहराम है। सैलाब और लैंडस्लाइड से इंसान लाचार है। केरल में बारिश मुसीबत बनती जा रही है। लगातार हो रही बारिश से कई जिलों में सैलाब जैसी स्थिति बनी है। कोट्टायम में आसमान से इतनी बारिश हुई कि सड़कें धंस गईं। जगह जगह सड़कें धंसने से वाहनों की आवाजाही ठहर सी गई है। दूसरी तस्वीर भी कोट्टायम जिले की है, जहां लगातार हो रही बारिश की वजह से पहाड़ियों से मलबा गिरकर सड़क पर आ गया। यहाँ लगातार हो रही बारिश की वजह से पहाड़ियों से मलबा गिरकर सड़क पर आ गया। हालांकि इस हादसे में जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। केरल में आसमानी आफत का खतरा अभी टला नहीं है। मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तो ये आपने कोट्टायम का मंजर देखा। अब आपको केरल के ही कुन्नूर लेकर चलते हैं, जहां पर महज 15 मिनट के अंदर बारिश और भूस्खलन ने भारी तबाही मचा दी। बर्बादी और तबाही की तस्वीरें केरल के कन्नूर की हैं। बारिश के साथ हुए भूस्खलन ने महज 15 मिनट में सब कुछ तबाह कर दिया। बारिश और भूस्खलन की जद में एक अनाथालय भी आ गया। यहाँ भारी बारिश हुई है, अनाथालय के कमरों में मलबा भर गया। इन तस्वीरों को देखिए, कुछ लोग कमरों की सफाई में लगे हैं। अनाथालय का किचन भी पूरी तरह मलबे से भर गया। किचन के अंदर रखा सारा सामान खराब हो गया। भूस्खलन की चपेट में आने से पोल्ट्री फार्म पूरी तरह तबाह हो गया। इन तस्वीरों को देखिए, हर तरफ मलबा ही मलबा है। अंदर और बाहर तबाही साफ साफ देखी जा सकती है। अब जरा इन गाड़ियों को देखिए, ये भी बारिश के बाद आए सैलाब की चपेट में आ गई। कुछ गाड़ियों के अंदर मलबा भर गया तो कुछ गाड़ियां पलट गईं। इनकी हालत देखने से साफ पता चलता है कि अब ये गाड़ियां इस्तेमाल होने लायक नहीं बची हैं। तबाही की इन तस्वीरों से आसमानी आफत का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। वहीं राजस्थान के रेगिस्तान में भी मूसलाधार मुसीबत
बरस रही है। महज कुछ देर की बारिश में राजधानी जयपुर का हाल बेहाल हो गया है। कार हो या बाइक, सब पानी में आधे डूबे हुए नजर आए हैं। जयपुर की सड़कें दरिया में तब्दील हो चुकी है। रिपोर्ट आप देखिए। राजस्थान में फिर से मूसलाधार बारिश देखने को मिल रही है। प्रदेश के कई हिस्से आसमानी आफत से बेहाल नजर आ रहे हैं। जयपुर की इन तस्वीरों को देखिए, सड़कें दरिया बन गई हैं। बारिश इतनी ज्यादा हुई कि जगह जगह जल भराव के हालात बन गए हैं। पूरा शहर बारिश के पानी से मानो समंदर में तब्दील हो गया हो। गाड़ियां जल भराव के बीच रेंगती नजर आई। आने जाने वालों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब इन तस्वीरों को देखिए, ये कोई स्विमिंग पूल नहीं बल्कि शहर की सड़क है। कुछ देर की बारिश से सड़कें लबालब नजर आ रही हैं। अब इन तस्वीरों को देखिए, बस से ली गई तस्वीर में पानी का सैलाब नजर आ रहा है। बाइक सवार घुटने से ऊपर तक पानी में डूबे दिखाई दे रहे हैं। मूसलाधार आफत के चलते शहर के कई हिस्सों में दुकानदारों को दुकानें बंद रखनी पड़ी हैं। दुकानों के शटर आधे तक पानी में डूबे हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान में रुक रुक कर बारिश का ये दौर 15 अगस्त तक जारी रहने की संभावना है। वहीं राजस्थान के माउंट आबू में तो एक ऑटो चालक अपने ऑटो के साथ नदी में फंस गया। पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि ऑटो चालक अपने ऑटो को भी बाहर नहीं निकाल सका। आसपास के लोगों ने काफी मशक्कत के बाद ड्राइवर को बमुश्किल बाहर निकाला। राजस्थान के सिरोही में मूसलाधार आफत की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। भारी बारिश के चलते राजस्थान की नदियां उफान पर हैं। सिरोही के माउंट आबू का भी हाल बारिश से बेहाल है। अचपुरा नदी में सवारियों से भरा एक ऑटो देखते ही देखते बह गया। हालांकि इसके बावजूद भी ऑटो चालक जान जोखिम में डालकर ऑटो को निकालने की कोशिश करता दिखाई दिया। आसपास के लोगों ने ड्राइवर को काफी मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाला। कुछ घंटों बाद बहाव कुछ कम हुआ तो ऑटो को बाहर निकाला जा सका। इससे पहले इसी जगह पर एक बाइक भी पानी के बहाव में बह गई थी। बीते 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा 134 mm बारिश माउंट आबू में दर्ज की गई है। प्रशासन ने लोगों से उफनती नदियों के पास नहीं जाने की अपील की है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राजस्थान के कई हिस्सों में भारी बारिश की आशंका जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी और कुछ दिनों तक राजस्थान में भारी बारिश जारी रह सकती है। जयपुर ही नहीं, राजस्थान के सीकर का हाल भी बेहाल है। सीकर में एक स्कूल बस पानी में फंस गई और 30 बच्चे आधे घंटे तक उस बस में फंसे रहे। कड़ी मशक्कत के बाद बच्चों को किसी तरीके से ट्रैक्टर और ट्रॉली की मदद से बाहर निकाला जा सका। ये तस्वीरें राजस्थान के सीकर की हैं। हालात बता रहे हैं कि सीकर में कितनी बारिश हुई है। मूसलाधार बारिश के बाद सीकर के कई इलाकों में पानी भर गया और बच्चों को लेकर जा रही एक स्कूल बस सड़क पर जलभराव में फंसकर बंद हो गई। करीब 30 बच्चे आधे घंटे तक पानी के बीच फंसे रहे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, बाहर निकालें तो आखिर कैसे निकालें। बस में सवार बच्चों में अफरा तफरी का माहौल था। आखिरकार स्कूल बस स्टाफ हरकत में आया और कड़ी मशक्कत के बाद एक एक कर बच्चों को ट्रैक्टर ट्रॉली की मदद से बाहर निकाला गया। राजस्थान के कई शहर मानसून के कहर को झेल रहे हैं। सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं, घरों में पानी घुस गया है। आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो वहीं नदी नाले के आसपास रह रहे लोगों को प्रशासन ने सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा है। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान में रुक रुक कर बारिश का दौर 15 अगस्त तक जारी रहने की संभावना है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, नेशनल हेराल्ड मामले में इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है जिसमें AJL को हवाला के जरिए पैसे मिले। सूत्रों के हवाले से ये बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है। शेल कंपनियों से हवाला लेन देन का शक है। AJL को AICC से 90 करोड़ 8 लाख रुपए मिले हैं। तो बड़ी खबर, एसोसिएट जनरल लिमिटेड को हवाला के जरिए पैसे मिले हैं। ये बड़ी जानकारी। शेल कंपनी यानी कि फर्जी कंपनियां बना करके हवाले के जरिए पैसों का हेरफेर किया गया है। ये भी सूत्रों के हवाले से खबर। और देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे से लगातार पूछताछ हेराल्ड हाउस के अंदर की जा रही है और ये भी कहा गया कि अब कुछ देर में सील हालांकि उसकी खोली जा सकती है, लेकिन अभी तक ये खबर नहीं आई है। लेकिन बड़ी जानकारी अभी ये मिल रही है कि AJL को AICC से 90 करोड़ 8 लाख रुपए मिले थे। भवतोष हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भवतोष, ये तो बड़ा खुलासा हो रहा है कि अगर AJL को पैसे मिले वो भी हवाला के जरिए, कौन कौन इसकी लपेट में आ रहा है इस वक्त?
देखिए, पहले ये लग रहा था कि जो यंग इंडिया ने 1 करोड़ के आसपास जो पैसा लिया था डोटेक से, जो कि कलकत्ता बेस्ड कंपनी है, जो कि शेल कंपनी है, उसका तो लिंक आ ही गया था कि ये शेल कंपनी है। लेकिन ये जो पूरा का पूरा 91 करोड़ के आसपास जो एजीएल को पैसा मिला था कांग्रेस से, अब ये लग रहा है कि वो भी शेल कंपनी के थ्रू मिला है। इसमें 5 से 6 कंपनियां ऐसी हैं जो कि जिन्होंने 91 करोड़ के आसपास पैसा एजीएल को दिया था। ये 5-6 कंपनियों के डिटेल्स इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को मिल गए हैं और जल्दी इनके जो डायरेक्टर हैं उनको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बुला के उनका स्टेटमेंट लेगा। तो इससे ये साफ लग रहा है कि एजीएल का जो ट्रांजैक्शन हुआ था वो ये डायरेक्टली इन शेल कंपनी के थ्रू हुआ है और ये 6 कंपनियां मुंबई और कलकत्ता की ये शेल कंपनीज हैं और इसी के थ्रू ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने सारा का सारा पैसा एजीएल को दिया था। और एक बार जब ये 91 करोड़ रुपए दिए थे, इसी के थ्रू ये सारा का सारा पैसा जो था ये इसलिए दिया था कि नेशनल हेराल्ड के सारे पब्लिकेशन को रिवाइव किया जाए। और यही 91 करोड़ रुपए देने के बाद यंग इंडिया कंपनी बनी थी 2010 के आसपास और इसी कंपनी के थ्रू पूरा का पूरा लोन जो था वो यंग इंडिया ने सिर्फ 50 लाख रुपए के आसपास में पूरा साफ कर दिया था, राइट ऑफ कर दिया था। तो ये जो है, ये जो 91 करोड़ के आसपास जो था वो पैसा जो था वो कहा जा रहा है कि हवाला के थ्रू दिया गया था। तो जांच में देखिए फर्जी कंपनियों का पता चला है। भवतोष, आप नजर रखिएगा इस खबर पर। अपडेट के लिए हम वापस लौटेंगे। तो सूत्रों से खबर है कि एजीएल को हवाला से पैसे मिले। एआईसीसी की तरफ से 90 करोड़ 8 लाख की रकम एजीएल को दिए जाने की खबर है। शेल कंपनीज का पता चला है जो फर्जी कंपनीज हैं। एजीएल को एआईसीसी से 90 करोड़ 8 लाख के लेन देन का मामला सामने आ रहा है। बहुत शुक्रिया भवतोष इस खबर से जुड़ी अपडेट पहुंचाने के लिए। वहीं देखिए कानपुर में 2 घंटे की बारिश क्या हुई, पूरा शहर पानी पानी हो गया। गाड़ियां पानी में डूबी नजर आई। अस्पताल से लेकर केडीए परिसर तक हर तरफ जल भराव से लोग परेशान नजर आए। पांडे जी, कानपुर में हुई झमाझम बारिश ने नगर निगम की पोल खोल दी है। मूसलाधार बारिश से नाले उफान पर हैं। ये तस्वीरें कानपुर के सीसा मऊ की है। बारिश इतनी हुई कि नदी नाले उफान पर हैं। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। सीसा मऊ नाले के चैनल बंद होने से 3 साल बाद फिर सीसा मऊ नाला उफान पर है। इससे ग्वाल टोली इलाके में कमर तक पानी भर गया। वहीं दर्जनों गाड़ियां जल भराव में फंस गई तो कुछ छोटी गाड़ियां नाले के बहाव में बह गई। हालात इतने बिगड़े कि लोगों के घरों तक पानी घुस गया। सड़कों पर जल जमाव से ट्रैफिक की रफ्तार मानो थम सी गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। कल दोपहर को मूसलाधार बारिश शुरू हुई तो करीब 2 घंटे तक रही। मौसम विभाग के मुताबिक 48 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। बारिश से जगह जगह जल भराव होने से लोगों को समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। शहर के बाकी इलाकों में भी हालात जलमग्न हो गए हैं। केडीए से लेकर हैलेट अस्पताल के कैंपस तक जलभराव के चलते लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं चंबल नदी के कोटा बैराज डैम के तो 2 गेट खोलने पड़े। बांध से पानी छोड़ने के बाद चंबल का जल स्तर लगातार बढ़ चुका है। निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। राजस्थान में हो रही मूसलाधार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। चंबल नदी के कोटा बैराज डैम के 2 गेट खोल दिए गए हैं। 2 गेट खोलकर 6189 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। बांध से पानी छोड़ने के बाद चंबल का जलस्तर बढ़ गया है। निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। बता दें कि पिछले कई दिनों से हो रही बारिश से राजस्थान के कई गांव पानी में डूबे हुए हैं। तो वहीं डैम के गेट खोले जाने के बाद एक बार फिर निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। वहीं प्रशासन ने लोगों को अलर्ट किया है। तो वहीं मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान के 22 जिलों में भारी बारिश की संभावना है, जिसमें अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारांग, भरतपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर समेत 22 जिलों में ताबड़तोड़ बारिश का अलर्ट है। नदी नाले उफान पर हैं। बैराज डैम के खोले जाने के बाद लोग दहशत में हैं। नदी के किनारे रह रहे लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है, क्योंकि लगातार हो रही बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कोटा राजस्थान के बाद अब बात करते हैं देहरादून की, जहां सहस्त्रधारा के पास बारिश के बाद पहाड़ी से अचानक मलबा नीचे आ गिरा। 3 मकान इस मलबे में दब गए, कई वाहन भी इस दौरान फंस गए और एक महिला भी हादसे में घायल हुई है। उत्तराखंड में हो रही मूसलाधार बारिश से कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं बाढ़ जैसे हालात हैं। लगातार हो रही बारिश से देहरादून में सहस्त्रधारा के पास बड़ा हादसा हो गया। सड़क पर पहाड़ी से अचानक मलबा आ गया।
3 मकान, वाहन समेत एक महिला मलबे में दब गई। आनन फानन में मौके पर पहुंची पुलिस, SDRF और अन्य विभागों ने बचाव कार्य शुरू कर दिया। महिला को मलबे से बाहर निकाला। करीब 500 मीटर के क्षेत्र में फैले मलबे को JCB की मदद से हटाया गया। तो वहीं मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। और यूपी के बाद अब असम में बुलडोजर की धमकी सुनाई दी है, जहां पर मोरीगांव जिले में आतंकी मुस्तफा के मदरसे को बुलडोजर से गिरा दिया गया है। मुस्तफा को हाल ही में बांग्लादेश के आतंकी संगठन से जुड़े होने के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया था। माफिया पर यूपी में योगी के बुलडोजर एक्शन के बाद अब असम में बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। असम में माफिया आतंकियों और दूसरे अपराधियों के अवैध निर्माणों को ढाने का सिलसिला तेज हो गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। असम के मोरीगांव जिले में आतंकी मुस्तफा उर्फ मुफ्ती मुस्तफा के जमीउल हुदा मदरसे पर बुलडोजर कार्रवाई हुई। मदरसा को ढा दिया गया। मोरीगांव जिले के पुलिस के मुताबिक मुस्तफा का ये मदरसा मोइराबाड़ी इलाके में था और मुस्तफा को हाल ही में बांग्लादेश के आतंकी संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला टीम और AQIS के साथ संबंधों के लिए गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद आज असम सरकार ने मुस्तफा के मदरसा पर बुलडोजर कार्रवाई करते हुए उसे ढा दिया। और चलिए अब आपको हम दिल्ली लेकर चलते हैं, जहां नेशनल हेरल्ड केस में हंगामा मचा है। देश भर की हेरल्ड प्रॉपर्टी ED के रडार पर है। दिल्ली के हेरल्ड हाउस आज क्यों पहुंचे कांग्रेस के कद्दावर नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और उनसे पूछताछ में क्या निकलकर सामने आया, अपडेट इस रिपोर्ट में आप देखिए। नेशनल हेराल्ड केस में ED का एक्शन जारी है। इस बीच कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली के हेराल्ड हाउस पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बताया ED ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। खड़गे साहब क्या कहेंगे जो पूरा आरोप लग रहा है हेराल्ड पे? खड़गे साहब, इससे पहले ED ने हेराल्ड हाउस के यंग इंडिया ऑफिस को सील कर दिया था। ED के मुताबिक पड़ताल में सहयोग न मिलने पर उसने दफ्तर को सील किया, जबकि कांग्रेस ने जांच एजेंसी के आरोप को गलत करार दिया है। तो इधर हेरल्ड केस में ED के एक्शन से कांग्रेस कैंप में हड़कंप मचा हुआ है और इस मुद्दे पर आज राज्यसभा में जमकर बवाल हुआ। कांग्रेस ने बीजेपी पर बदले की कार्रवाई का आरोप लगाया, तो जवाब में बीजेपी ने कैसे पलटवार किया, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। जो ऑटोनोमस बॉडीज का मिसयूज हो रहा है, विरोधी पार्टियों को दबाने के लिए हर कोशिश सरकार की ओर से की जा रही है। हेराल्ड केस में ED के एक्शन पर संसद से सड़क तक हंगामा जारी है। कांग्रेस इसे बदले की कार्रवाई बता रही है। राज्यसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज एक बार फिर सरकार पर जांच एजेंसियों के बेजा इस्तेमाल का आरोप लगाया, तो सदन में हंगामा मच गया। जो ऑटोनोमस बॉडीज का मिसयूज हो रहा है और विरोधी पार्टियों को दबाने के लिए हर कोशिश सरकार की ओर से की जा रही है, लेकिन सरकार ने कांग्रेस के आरोप को सिरे से खारिज किया। सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दो टूक कहा कि अगर किसी ने गलत किया नहीं है तो फिर डरने की जरूरत क्या है। दिल्ली में हेराल्ड की बिल्डिंग के अंदर बने यंग इंडियन ऑफिस के सील होने पर हंगामा मचा। टाइम्स नाउ और भारत ने देश भर में नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टीज की पड़ताल की तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। ये लखनऊ में हेराल्ड हाउस की इमारत है जिसे नेहरू मंजिल कहा जाता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि यहाँ बियर की दुकान चलती है। इसी बिल्डिंग के अंदर किसी समय में नेशनल हेराल्ड की प्रेस चलती थी, कौमी आवाज और नवजीवन, दो और अखबार उर्दू और हिंदी में, वो भी यहाँ से पब्लिश किए जाते थे। लेकिन करीब 25 सालों पहले ये सिलसिला थम गया और इसके बाद से इस बिल्डिंग में जो कमर्शियल निर्माण हुआ है वो उसका इस्तेमाल कमर्शियली किया जा रहा था। हालांकि इस समय ज्यादातर जो दुकानें हैं उनके ऊपर ताला पड़ा हुआ है, वो बंद हैं। फिलहाल इस बिल्डिंग की तमाम दुकानों पर ताला लटके हैं।
लेकिन दिलचस्प बात ये है कि जो इमारत कभी कांग्रेस की पत्रकारिता का सेंटर हुआ करती थी, वो आज कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में तब्दील हो चुकी हैं। और लखनऊ के बाद अब आपको मुंबई लेकर चलते हैं, जहां पर बांद्रा इलाके के हेराल्ड दफ्तर में क्या चल रहा है वो देख करके भी आप हैरान हो जाएंगे। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी नेशनल हेराल्ड की चमचमाती इमारत है, लेकिन यहाँ चल क्या रहा है आप खुद देख लीजिए। मुंबई के उस पॉश इलाके से हम रिपोर्ट कर रहे हैं बांद्रा पूर्व में, जहां पर आपको एक लैविश बिल्डिंग नजर आएगी और ये बिल्डिंग उस जगह की है जहां पर इस मुखपत्र का जो दफ्तर था वो बनना था। बैकवर्ड क्लास से जो लोग हैं उनके लिए, बच्चों के लिए हॉस्टल बनने थे, साथ ही साथ कई सारी और जो चीजें हैं यहाँ पर बनाई जानी थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। बल्कि मुंबई में ये 90s में ही ये जो जमीन है वो दे दी गई थी। यहाँ पर 7 से 8 मंजिलें जो इमारतें हैं उसके जो ऊपर के आपको मैं बता दूं 2 फ्लोर आप देख पा रहे हैं। 2 फ्लोर जो है वो JSW नामक कंपनी को दिए गए हैं, जो भी 7 से 8 महीने पहले ही उन्हें किराए पर दिया गया। जी हाँ, तो इस इमारत को कांग्रेस के अखबार का दफ्तर बनना था, उसकी 2 मंजिल पर एक कॉर्पोरेट हाउस को किराए पर दे दिया गया है। अजरबैजान में बुधवार को फिर से जंग के हालात भड़क गए। अजरबैजानी ड्रोनों ने कथित अमेरिकी घुसपैठी आतंकियों पर कार्रवाई की है। अमेरिका और अजरबैजान की सेनाओं के बीच बुधवार को नार्गो काराबाख इलाके में एक बार फिर से झड़प हो गई। बताया जा रहा है कि इस झड़प में 3 सैनिकों की मौत हुई। नार्गो काराबाख सैन्य अधिकारियों का दावा है कि अजरबैजान के ड्रोन अटैक में दुश्मन के 2 सैनिक मारे गए हैं, जबकि 14 अन्य घायल हुए हैं। अजरबैजान के रक्षा मंत्री ने जानकारी दी है कि अमेरिकी गुट ने अपने तथाकथित जवाबी कार्रवाई में हमारे एक जवान को भी शहीद कर दिया है, जिसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अजरबैजान की सेनाएं मैदान में डटी हुई हैं। अमेरिकी आतंकवादियों के खात्मे के लिए चलाए गए अभियान में अजरबैजान ने कई तथाकथित आतंकवादियों को ढेर कर दिए जाने का दावा किया है। इन हालात के बीच नार्गो काराबाख इलाके में तनाव फैला हुआ है। नार्गो काराबाख के अलगाववादी नेता अराइक हरुद्युन्यान ने इस दौरान सैन्य कार्रवाई के ऐलान के बाद इलाके में और तनाव बढ़ा दिया है। 1994 के बाद से इस इलाके में दशकों से तनाव है। अजरबैजान में होने के बावजूद इलाके पर एथनिक अमेरिकी फोर्स का नियंत्रण है। आइसलैंड में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ। धमाका इतना ज्यादा तीव्र था कि 100 से 200 मीटर इलाके में लावा, राख और धुएं का गुबार फैल गया। आइसलैंड के कुछ इलाकों में लगता है कि कुदरत ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। बुधवार को जो तस्वीरें सामने आईं, वो शायद इसी ओर इशारा कर रही हैं। आइसलैंड के मुख्य हवाई अड्डे के पास फेड्रासफाल ज्वालामुखी भयंकर तरीके से आग, लावा और जहरीली गैसें उगल रहा है। ये ज्वालामुखी इससे पहले 8 महीने पहले भी सक्रिय हुआ था, जिसके बाद अब इसने फिर से लावा उगलना शुरू कर दिया है। आइसलैंड की राजधानी रेकजाविक से केवल 32 किलोमीटर दूर फूटा ये ज्वालामुखी आइसलैंड के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे केफ्लाविक से ज्यादा दूरी पर नहीं है। हालांकि ज्वालामुखी विस्फोट के बाद केफ्लाविक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की फ्लाइट पर कोई असर नहीं पड़ा है। एयरपोर्ट सामान्य दिनों की तरह ही ऑपरेशनल है। ज्वालामुखी से भयंकर विस्फोट के बाद इसका लावा 100 से 200 मीटर की रेंज में फैल रहा है और ज्वालामुखी से विषैली गैसें और धुएं और राख का गुबार इलाके में लगातार फैलता जा रहा है। केरल में बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। पलक्कड़ जिले में हजारों जिलेटिन की छड़ें बरामद हो गई हैं, जो बक्सों में भरकर रखी गई थी। क्या है पूरा मामला, एक रिपोर्ट आप देखिए। केरल में 15 अगस्त से पहले बड़ी साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये केरल के पलक्कड़ की हैं। केरल के पलक्कड़ जिले में 8000 जिलेटिन की छड़ें बरामद की गई हैं, जो 40 बक्सों में भरकर रखी गई थीं। स्थानीय लोगों ने सबसे पहले जिलेटिन की छड़ें देखी और उन्होंने ही पुलिस को इस बात की सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 40 बक्सों में भरे विस्फोटकों को अपने कब्जे में ले लिया है और जांच शुरू कर दी है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आखिर इतनी बड़ी मात्रा में जिलेटिन की छड़ें कहां ले जाई जा रही थीं और इन्हें कौन ले जा रहा था। पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहां बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने के इरादे से 8000 जिलेटिन की छड़ें केरल लाई गई हैं।
जल लेकर देवघर आने वाली कांवड़ियों का इंतजामों का आईना दिखाना। देवघर के डीसी मंजूनाथ को रास नहीं आया। इसके बाद डीसी ने क्या कहा और क्या किया, वो आपको इस पूरी खबर में दिखाते हैं। बिहार से जल लेकर देवघर पहुंचे कांवड़ियों द्वारा कांवड़िया पथ पर इंतजाम की सच्चाई बताने को देवघर के डीसी मंजूनाथ ने सियासी रंग दे डाला है। उन्होंने भोलेनाथ के भक्तों से पूछ डाला कि आप किस सियासी पार्टी से हैं? कौन सा पार्टी से? कोई पार्टी नहीं, राजनीति छोड़ दीजिए। बजाय कि डीसी उस भक्त की निवेदन पर अमल करते, उसकी शिकायत सुनते, उनके दिमाग में बैठे पॉलिटिकल कीड़े ने बिलबिलाना शुरू कर दिया। अब आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल हुआ यूं कि देवघर में बाबा मंदिर में जल अर्पण के लिए 2 कांवड़िए पैदल यात्रा तय करके पहुंचे थे। उनका कहना था कि बिहार के 90 किलोमीटर तक का सफर तो काफी अच्छा है, लेकिन बाद के 10 किलोमीटर के पैदल मार्ग पर बालू और कंकड़ पैरों में काफी चुभते हैं, जिससे उन्हें तकलीफ होती है। लेकिन कांवड़ियों की सुनवाई करने के बजाय देवघर डीसी मंजूनाथ मजंत्री ने पूरे मामले को सियासी रंग दे दिया। कौन सा पार्टी से? कोई पार्टी नहीं, राजनीति छोड़ दीजिए। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। लोगों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से देवघर के डीसी को निलंबित करने की मांग की है।